तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी, ये कक्षा 7 की हिंदी की बुक है जिसका चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नाम है शाप मुक्ति, जिसके लेखक हैं रमेश उपाध्याय जी। रमेश उपाध्याय जी का जन्म, ये आधुनिक हिंदी कहानीकारों में रमेश उपाध्याय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका जन्म 1 मार्च 1942 को एटा जिले के बधारी गांव में हुआ था। इनके पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उप संपादक का कार्य किया। इन्होंने व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य भी किया। शेष इतिहास, नदी के साथ बदलाव से पहले तथा पेपरवेट इनकी जो हैं वो प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर ये प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने डॉक्टर प्रभात के माध्यम से अपराध बोध तथा प्रायश्चित स्वरूप मानव सेवा का व्रत लेने का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें एक बालक होता है जो उसके बचपन में अपराध हो जाता है और वह अपने अपराध को प्रायश्चित करता है और वो बाद में जाकर के मानव सेवा में लग जाता है। तो चैप्टर को पढ़ते हैं। मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग दृष्टिहीन हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ, क्या तकलीफ़ है? कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। ये कौन बोलती हैं? ये दादी माँ बोलती हैं। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बोलते हैं, पर मैं, डॉक्टर प्रभात जो होते हैं वो बोलते हैं, मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। ये कौन बोला? दादी माँ बोली। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। फिर आगे पढ़ते हैं। मैं चुपचाप बैठा था, डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। अगर आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद प्रयागराज के ही हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद प्रयागराज में? हाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? तो दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद प्रयागराज वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? उनकी आपस में एक दूसरे को वो पहचान हो गई और वो पहले से भी पहचानते थे। हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे। हाँ, वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर मुझे भी, मैंने प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो गया आया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को टक्कर के चेहरे
का यह भाव परिवर्तन नजर आया नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा, तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो ही अपने ही हो। डॉक्टर बेटा, हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोस के एक वकील रहते थे। इनके लड़के का नाम ही भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी। अम्मा बाहर और भी कई रोगी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना। तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएंगी। ये कौन बोले? डॉक्टर प्रभात जी बोले। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, ये उसी वकील का बेटा मंटुआ न था? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आँखों को फुड़वाऊँगी। मैं कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है। अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। इससे दुष्ट क्यों कह रही हो? दादी बोली, तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में क्या किया था? क्या किया था? दादी का जो साथ में पोता गया था वो बोलता है, क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं? इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आँख के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आँख के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आँख के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आँख के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा निकलता है, यदि आँखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। ये कौन बताया? ये मास्टर साहब ने बताया। ये जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा कुत्ते घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आँख के दूध के भयानक असर जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो देखा मंटू आँख के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला के कर रहा है। 2 पिल्ले ही कू कू करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आँख के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्लों की आँखों में डाल रहा था। यह तूने क्या किया बेवकूफ़? पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आँखों में भी आँख के दूध भर दिया है। अब देखेंगे कि ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आंखें शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने के लिए भी दी थी। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूं कूं करते उधर उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया।
सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर मित्र मिंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मिंटू को पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की, मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी सब बात को तब तक छिपाए रखा जब तक दो पिल्ले मर नहीं गए।